डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम अभी जो रिलेशन पढ़ के आए हैं धातुओं के, अगर प्रतिरोध की बात करी जाए तो धातुओं का जो प्रतिरोध है उसकी जो प्रतिरोध डिपेंडेंसी है वो क्या होती है, ml/n टाउ ए। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कि आर की वैल्यू ml/ne² टाउ बाई ए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कुछ है ताप से m कोई बदलेगा नहीं, लंबाई कुछ चेंज नहीं होने वाली, एरिया कुछ है, तो कुल मिला के जो r है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के, क्योंकि ये शांति काल जो है, ये जो टाउ है इसी पे फर्क पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा इसी पे फर्क पड़ने वाला है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बदलने पर इस टाउ के मान में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर हम VRMS वैल्यू निकालते हैं इनकी, ठीक है, तो टाउ जो है थोड़ा सा परिवर्तित होता है। R मतलब हम कह सकते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, और ये जो 1/टाउ है इसका जो रिलेशन होता है वो होता है कि VRMS वैल्यू क्या है, ठीक है, RMS वैल्यू अपॉन इसकी जो चलता है एक तरंग का, जो उस तरंग रूप में चलते हैं तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। ठीक है भाई, जो समय होता है 1/टाउ का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति हो गई है ना, तो n बराबर क्या हो जाता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 4/तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से निर्भर करता है कि उनकी VRMS वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो R का मान बढ़ जाएगा, तरंगदैर्घ्य जितनी बड़ी होगी उतना कम हो जाएगा, या तरंगदैर्घ्य छोटा हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू को ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमारे पास एक संबंध आता है कि किसी ताप पर जो रेजिस्टेंस का मान है वो कुछ इस प्रकार से निर्भर करता है, किसी ताप पर जो प्रतिरोध है RT = R0 ब्रैकेट 1 + αT, ये एक संबंध हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये ताप पर निर्भरता दिखाने के लिए सूत्र है, इसी से हम लोग ताप पर निर्भरता को दिखाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है इसको भी आप सेपरेटली अलग कर सकते हैं यदि आपको अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं RT - R0/R0T। ठीक है, इनटू ये जो है आपका रिलेशन आ जाता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आप यहाँ से सेपरेट करके भी निकाल सकते हैं। R इधर आप जो है पहले ओपन करेंगे, R0 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ तो ये इधर RT - R0 बन जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, RT और R0 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आप इस संबंध से ही ये निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें किस में लेना है, केल्विन टेम्परेचर का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए हम अपने संबंध को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग अल्फ़ा को हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक भी कहते हैं, इसका नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, इसका नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो RT = R0 ब्रैकेट 1 + ठीक है T/273। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग संबंध दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम यदि ले लिया जाए, RT = R0 के ऊपर चला जाएगा तो 273 + T/273। अब T अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, 273 जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, केल्विन टेम्परेचर बन जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो R0 और ये क्या बन जाएगा, T/273 बन जाएगा। ये आई होप सभी को पता ही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R0 भी कांस्टेंट होता है 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए, 273 एक कांस्टेंट वैल्यू, तो मतलब RT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, केल्विन टेम्परेचर के। यदि आप केल्विन टेम्परेचर का मान बढ़ाते चले जाते हैं तो जो RT का मान है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाता है। किसी शुद्ध धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो धातु की जो प्रतिरोधकता है तार के परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये यहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का
जो प्रतिरोध है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन जो है धातुओं पर एप्लीकेबल है, ये हमारा धातुओं के लिए हम लोगों ने डिराइव किया है। ठीक है, ऐसे मिश्र धातुओं की यदि बात की जाए, ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका जो प्रतिरोध होता है वो नहीं बढ़ता है, वो ऐसे लीनियरली नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो धातुओं की जो प्रतिरोध है वो ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु यदि वृद्धि जो है शुद्ध धातुओं से की अपेक्षा कम होती है। जो शुद्ध धातु होती हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो जो प्रतिरोध का वृद्धि होना है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ऐसे अर्धचालकों में जब आप ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए और होल्स हो गए, कोटर जिनको बोलते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने जैसे पढ़ा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित कराने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्यों ऊर्जा की ज़रूरत होती है, आप वो समझते हैं। अभी हमने देखा कि जब एक चालक तार को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब इसके अंदर जो आपके चार्जेस थे, भाई करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट फ्लो का मतलब ये हुआ कि आवेश का चलना। अब जब ये आवेश चलते हैं किसी चालक के अंदर, चलने का जो वेग होता है, अपवाह वेग होता है, उस अपवाह वेग से चलते हैं तो ये चालक के अंदर जो धनायन होते हैं उनसे बार बार टकराते हैं और बैटरी से ली गई एनर्जी अपनी उस टक्कर में खो देते हैं और वो एनर्जी वो जो है आयंस को दे देते हैं। आयंस ये एनर्जी जब पाते हैं तो उनके अंदर थर्मल जो है पावर बढ़ती जाती है, ऊष्मा उनकी बढ़ती जाती है, उनके अंदर जो है ये ऊष्मी गति के रूप में स्टोर होता चला जाता है, जिससे उनका ताप बढ़ता हुआ चला जाता है। अब लगातार करंट फ्लो कराने के लिए जो ये आवेश वाहक हैं, ये जो फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये उसमें से आवेश चलने के लिए बैटरी से ऊर्जा लिया करते हैं और अपनी ऊर्जा को वो इन टक्करों में खो दिया करते हैं। तो ये जो ऊर्जा उन धनायनों को मिलती है उससे उनका ऊष्मी ताप बढ़ जाता है। ये भी जो है एक प्रकार से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आपने देखे होंगे, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गई, गीजर हो गया, है ना, गर्म करने वाला लेमिनेशन करने वाली मशीन होगी। तो इन सभी जगहों पे हम लोग इस वाले फैक्टर का यूज करते हैं और इससे कार्य करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा होती है उसी का हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे कार्य रूप में मिल जाता है। तो यही हमें गणना करनी है कि किसी विद्युत पथ में विद्युत ऊर्जा क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने समझा, अब देख लीजिए कि अगर किसी एक चालक तार है जिसमें आई धारा t सेकंड तक प्रवाहित कराई जाए, t समय अंतराल तक के हमने उसमें आई धारा प्रवाहित कराई और इस दौरान उस तार का जो विभव था, पोटेंशियल था, वो कितना था, v था। अब जाहिर सी बात है v पोटेंशियल के अंतर्गत अगर आपको Q आवेश ले जाना है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तो आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वो वर्क जो है हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यदि हम कहें कि आई धारा t सेकंड तक प्रवाहित कराई गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश की मात्रा है वो कितनी प्रवाहित हो गई, Q इक्वल्स टू आई टी, इतनी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो गई। अब इस मात्रा को प्रवाहित कराने में, Q आवेश को तारे के एक सिरे से दूसरे सिरे के अंतर्गत प्रवाहित कराने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब विभव यदि V है तो उस समय हमें जो कार्य करना पड़ेगा, आवेश जो कार्य करेगा, ठीक है, उसको ले जाने में बैटरी द्वारा किया जाएगा कार्य, वो कितना हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया गया है तो आवेश इस V विभवांतर के अंतर्गत जब कार्य करेगा तो W इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हम Q का मान रख दें तो W इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, Q की मान क्या हो जाएगी, IT हो जाएगी, तो V I T हो जाएगा। हमको इतने जूल कार्य करना
पड़ेगा। ठीक है, अब यदि ओम के नियम से आप इसको अलग लिखना चाहते हैं, ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, या I इक्वल टू V/R होता है। जैसा ज़रूरत हो वैसा यूज़ कर लें। हम V इक्वल टू IR अगर रखते हैं तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT बन जाएगा। ये मान लीजिए एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर ये वाला मान रख देते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर है ना, T/R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो ये सभी इक्वेशंस जो हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये जो वर्क है ये हमें ऊर्जा के फॉर्म में प्राप्त होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो अगर हम इस वर्क को हीट में बदलना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1 जूल होता है, 1 जूल, ठीक है, वो 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी जो कि ऊष्मा है के बराबर होता है। ठीक है, इस ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी ऊष्मा, तो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी, ठीक है, के बराबर होता है। तो ये जो कैलोरी है ये क्या है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इन सारी इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, जैसे VIT था 4.2 से डिवाइड कर देंगे, कैलोरी में आ जाएगा। इस वाले से लिखना चाहते हो I स्क्वायर RT से लिखना चाहते हो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। इस वाले संबंध को लिखना चाहते हो V स्क्वायर T/R, तो 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4.2R कर देंगे। तो ये सब आंसर जो है आपके कैलोरी में आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कार्य को जो है ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद विद्युत ऊर्जा के बाद एक चीज़ आती है कि पावर कितनी होती है। विद्युत पावर की अगर हम बात करें तो देखिए, विद्युत पावर की, विद्युत शक्ति की यदि बात की जाए, ठीक है, विद्युत शक्ति, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर है ना, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो ये जो पावर होती है ये पर यूनिट जो वर्क किया जाता है, एकांक समय में जो वर्क किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के द्वारा, वो उसकी पावर कहलाती है। एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया है सेम, अगर हम इसको, ये जो रिलेशन तीनों आए हैं, VIT आया है, इसको T से भाग दे दे, समय से भाग दे दे, तो हमें पावर मिल जाएगा। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI भाई T से भाग देंगे, T का काम खत्म। ठीक है, I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, तो ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसको जूल में लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि पावर क्या होता है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की जो दर होती है उसी को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के अंदर ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कुछ जगहों पे पूछ लिया जाता है किसी डिवाइस के अक्रॉस कि वो कितनी ऊर्जा खा रहा है, या क्वेश्चन आ जाता है घरों की वायरिंग से रिलेटेड कि उसमें इतने इतने सामान लगे हैं तो बताइए कितनी ऊर्जा खर्च होगी, है ना। तो किलोवाट यूनिट में कन्वर्ट करके उसका बिल निकालना होता है, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट आगे देखेंगे कि जो प्रतिरोध है, जो हम लोगों ने अभी प्रतिरोध पढ़ा, इसको जब इंडस्ट्री में बनाया जाता है तो इस पे कुछ कलर के बैंड बनाए जाते हैं। तो वो कलर कोडिंग क्या होती है, उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रतिरोध का मान क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे चर्चा करने वाले हैं। ओके।